नमस्कार। आप सुन रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित नौकर की कमीज पार्ट 8। मैंने कहा, मिट्टी के तेल की 4 टिन दुकान में आ गए हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो 3-4 बजे तक ले लीजिएगा। दोपहर से शाम तक मैं दुकान में रहूँगा। दुकान तब खुली रहेगी। किसी और से मत बताइएगा। 1 बोतल मिट्टी का तेल दे सकूँगा। एक बात और है, आप जब भी बीमार पड़े डॉक्टर साहब से ही इलाज करवाइए। यदि आप मेरे किराएदार होते और मेरी दुकान से सामान नहीं खरीदते तो यह शराफत नहीं होती। आपका किराएदार नहीं, पर तब भी आपकी दुकान से सामान खरीदता हूँ। खरीदते कहाँ हैं, उधार लेते हैं। आप ठीक कहते हैं। मैंने पत्नी से पूछा, घर में मिट्टी का तेल है? कई दिनों से नहीं है। उसने कहा, टिन दे दो, जितना मिलेगा ले जाऊँगा। जब माँ घर पर रहती थी तब मिट्टी के तेल की खपत ज़्यादा होती। उन्हें रात भर अपनी चारपाई के पास जलती हुई कंदील रखने की आदत थी। रात में सोने के पहले कंदील की बत्ती नीचे कर देती, फिर बीच में नींद खुलने पर पहले कंदील की बत्ती तेज करती, फिर उठती। मिट्टी का तेल स्टोव और चूल्हा जलाने के लिए भी लगता था। चाय हमेशा स्टोव पर बनती थी। मुझे देखते ही गुप्ता जी बहुत खुश हो गए। दुकान में कोई नहीं था। आधी खुली होने के बाद भी जाहिर होता था कि दुकान बंद है। दुकान में किराने की गंध थी। यह दुकानों में रखी चीज़ों सामान की गंध होगी। मैंने सोचा, आइए आइए, मिट्टी का तेल चीज़ ही ऐसी है कि तबीयत ठीक कर देती है। गुप्ता जी ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक हो गई है और मैं दफ्तर भी जाने लगा हूँ। मिट्टी का तेल पाने से कुछ असर ज़रूर होगा। उन्होंने कहा, आपकी बात से मैं इनकार नहीं करता। आप पहले आदमी हैं ले जाने वाले। मिट्टी का तेल जैसी चीज़ मैं आपको उधारी दे रहा हूँ। पैसे होते तो मैं आपको ज़रूर देता। मेरी दुकान से ख़रीदा है, यह किसी से कहिएगा नहीं। रास्ते में मुझसे कोई पूछेगा तो कहूँगा कि मूंगफली का तेल लेकर आ रहा हूँ। मेरे जैसा आदमी मिल गया तो वह सूंघ कर देखेगा। मिट्टी के तेल की उधारी पाकर मैं संतुष्ट था। सही मायने में सभी संतुष्ट थे। भिखारी को भीख मिल जाती थी। बेईमानी के साथ साथ धर्म के काम भी बढ़ते थे, क्योंकि बेईमानी की कमाई से धर्म पुण्य का काम होता था। घर में मिट्टी का तेल पहुंचाकर मैं बाहर निकल आया। मैंने अपना उद्देश्य तय कर लिया था। बाहर अपरिचित लोगों से मुझे आदमी छांटने थे। ठाकुर की पान की दुकान के सामने एक सभ्य समझदार आदमी दिखा। वह दुबला पतला और लंबोतर चेहरे का था। उसके जूते में पॉलिश थी। ठाकुर की दुकान में बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए हमेशा एक चिमनी जलती रहती थी। मुझे डॉक्टर की कंपाउंडर की देर तक जलने वाली बत्ती से भी ज़्यादा दिन के समय सिगरेट जलाने के लिए डिबरी का जलना अखरने वाली बात लगी। खजुआ मोची हाथ पैर खुजलाते हुए नाली के किनारे लकड़ी की पेटी लेकर खाली बैठा था। जब इसके पास काम नहीं होता तो यह हाथ पैर खुजलाया करता। इसके हाथ पैरों में गहरे गहरे नाखून के निशान होते हैं। इनसे कभी कभी खून निकल आया करता था। इसका नाम खजुआ मोची हो गया था। वह हर उस आदमी को गाली देता था जो उसके सामने से नंगे पैर निकल जाते थे। नंगे पैरों में नाल टुकवाने का चलन कब होगा? यह फैशन से नहीं, मजबूरी में कभी हो। वह उन आदमियों बच्चों को भी गंदी गालियाँ दिया करता था जो चप्पल जूते पहने होते और उसके पास से बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। इस आदत के कारण पिटता भी था। मैं उसके पास गया, मेरी चप्पल में पालिश कर दो। हाथ पैर खुजलाना छोड़कर वह पालिश करने लगा। खजुआ, मिट्टी का तेल चाहिए? ये उसने कहा। गुप्ता जी की दुकान में है। गुप्ता जी की दुकान जानते हो? जानता हूँ, उसने कहा। खजुआ मोची का धंधा बाद में खराब हो गया था। हाथ पैरों में बड़े बड़े घावों वाली बीमारी हो गई थी। भीख मांगने लगा था। तब वह हर उस आदमी को जो उसे भीख दिए बिना आगे बढ़ जाता था गालियाँ दिया करता था। मैं एक छोटी चाय की दुकान में घुस गया। दिल्ली का हिंदी अखबार यही होटल वाला मंगवाता था। चाय पीने के बाद मैंने होटल वाले से कहा, गुप्ता जी की दुकान में मिट्टी का तेल बिक रहा है। आज तो इतवार है, होटल वाले ने कहा। आधी दुकान खोलकर बिक्री कर रहा है।
जूठे कप धोने वाली औरत ने पूछा, गुप्ता जी की दुकान कहाँ पर है? बाहर निकलकर मैंने उसे समझाया, यहाँ से सीधे जाने पर कुएं के पास से एक रास्ता मुड़ता है, फिर नल है, उसके आगे थोड़ी दूर पर गुप्ता जी की दुकान है। अखबार बिना पढ़े मैं बाहर निकल आया। संतू, संपत ने मुझे देखा। चलो घूमने चलें, उसने कहा। आज काम से निकला हूँ, तुमको मिट्टी का तेल चाहिए तो गुप्ता जी की दुकान से ले लो। उससे पीछा छुड़ाकर मैं टिकरापारा की तरफ रवाना हो गया। मैं पैदल चलते चलते थक गया था, पूरी तरह स्वस्थ नहीं था। 30 पैसे में रिक्शा तय किया। सड़क ऊंचाई पर गई थी। नीचे नाले के किनारे के पास पास सटी हुई टट्टे की झोपड़ियों का ढेर था। अगर किसी की आँख थोड़ी सी कमज़ोर होती तो इतनी ऊंचाई से झोपड़ियाँ मैदान में म्यूनिसिपैलिटी के कचरे की अलग अलग ठेरियाँ लगती। झोपड़ियों के ऊपर फटे सड़े बोरे और पॉलीथीन के चिथड़े फैलाए गए थे। इनको पत्थर की टुकड़ों से दबा दिया गया था। ये किनारे किनारे लटके हुए झालर की तरह हवा में हिल रहे थे। प्रत्येक झोपड़ी के अंदर एक गंदे पानी की नाली निकली थी। बाहर एक छोटा गड्ढा बना था जिसमें यह नाली जाकर मिलती थी। गड्ढे में गंदा बदबूदार पानी भरा हुआ था और आसपास उसी का कीचड़ था। आने जाने के लिए जगह जगह पत्थर रख दिए गए थे। एक तरफ झोपड़ियों के बीच का रास्ता नाले की तरह ही हो गया था। उसी रास्ते में जाती हुई 2 औरतें और इनके पीछे 4-5 बच्चे थे। एक ऊंची जगह में जो टीले की तरह था, 3 बच्ची और एक बच्चा टट्टी कर रहे थे। अधिकांश झोपड़ियाँ खाली थी। यहीं से रेजा कूली मजदूर सुबह सुबह घर से कमाने निकलते थे। सड़क के किनारे लकड़ी के तख्तों की एक छोटी सी दुकान थी। शाम को लौटते समय 10 पैसे की हल्दी, 5 पैसे का नमक, 10 पैसे की मिर्च, 25 पैसे का प्याज, आधा किलो या 1 किलो गुरमटिया चावल इस दुकान से लोगों की खरीदी होती थी। इस दुकान में मिट्टी का तेल नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा पानी पहले गिर चुका था। इसलिए सड़क के किनारे डबरों के पास चरोटा उगाया था। लौटते समय औरतें चरोटा की कोमल पत्तियां तोड़कर ले आती थीं। उनकी भाजी बन जाती थी। नाली पार करने के बाद बिल्कुल पास की झोपड़ी की तरफ मैं बढ़ा। बाहर 1-1.5-2 साल का लड़का एल्युमिनियम के मैले पिच के खाली खाली गिलास से खेल रहा था। कोई है? मिट्टी का तेल चाहिए, मैं चिल्लाया। लड़का ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं कुछ अटपटा सा महसूस कर रहा था। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, फटी गंदी साड़ी लपेटे हुए, छोटे छोटे रूखे बाल गुच्छे गुच्छे बिखरे थे। उसके दोनों हाथों में गोबर लसेरा हुआ था। शायद वह पीछे गोबर पात रही थी। सुनो, इस बुढ़िया से मैंने कहा, मैं छोटा पारा से आया हूँ। वहाँ एक गुप्ता जी की किराने की दुकान है, किसी से भी पूछ लेना, बतला देगा। उनकी दुकान में मिट्टी का तेल आ गया है, लेना हो तो जाकर ले आना, समझ गई? समझी हो या न समझी हो, बुढ़िया की अकबकाहट से मैं परेशान हो गया था। मेरे चुप होते ही लड़का चीख कर फिर रोने लगा। मैं जल्दी से वहाँ से लौट पड़ा। दूसरी झोपड़ियों में जाने की इच्छा ही नहीं हुई। अंदर घुसने के लिए कौन सा रास्ता है यह समझ में नहीं आया। जैसे ही मैं सड़क के किनारे आकर खड़ा हुआ, गहरी गहरी सांस लेते हुए मैंने यहाँ की हवा में साफ साफ अंतर महसूस किया। कितना अच्छा लगता है ऐसी हवा में सांस लेना। तख्ते वाली दुकान के पास एक पुलिया के ऊपर मैं बैठ गया और झोपड़ी वालों के लौटने का इंतज़ार करने लगा। उनके लौटने का समय हो रहा था, 6 बज रहे थे। दूर मुझे औरतों का एक झुंड आता हुआ दिखाई दिया। समूह के गाने की धीमी आवाज़ से मेरी नज़र उधर गई थी। जब कोई झुंड मिलकर गाना गाता तो गाने में साफ साफ लोग सुनाई देते। गाने की आवाज़ जब धीरे धीरे पास आने लगती तो ऐसा लगता लोग पास आ रहे हैं। गाने की आवाज़ बहुत ज़ोर की हो जाती तब झुंड बिल्कुल पास आ जाता। मैं गीत और लोगों को साथ साथ आते हुए महसूस कर रहा था। इससे मेरे मन में एक उत्साह भर गया था। यह उत्साह को में शामिल होकर गाना गाने का था। औरतों का झुंड आगे बढ़ा था। रंगीन साड़ियों में लाल पीले हरे नीले रंगों का झुंड लगता था। हरकत करते हुए रंग, इनके पीछे आदमियों का झुंड था। औरतों में जो बहुत जवान लड़कियां थीं
वे एक दूसरे की कंधों पर हाथ रखे हुए थी, हंसती और गाती जा रही थी। बहुतों के कानों में हरी पत्तियां घुसी हुई थी। तभी एक लड़की खिलखिलाती हुई दौड़ती हुई आगे आ गई। उसके पीछे पीछे दो लड़कियां और दौड़ने लगीं। तीनों रुककर समूह का इंतजार करने लगी। इंतजार करते हुए बीच सड़क में इन तीनों के पैरों में गाने की धुन से हरकत हो रही थी। इन तीनों का गाना भी नहीं रुका था। ये लोग पास आ गए। सबके चेहरे पानी से धोले लग रहे थे। लड़कियों के पैर बिल्कुल साफ और मजबूत थे। रंग बिरंगी साड़ियों में धूल जमी थी। मैं खड़ा होकर इनके पास आने का इंतजार करने लगा। मैं अपने में ताकत बटोरता खड़ा हुआ था। इन लोगों की पुलिया के पास आते ही मैं फुर्ती से पुलिया के ऊपर खड़ा हो गया। सुनो, दोनों हाथ ऊपर उठाए। मैंने उन लोगों को रोका। धीरे धीरे औरतों के घेरे के बाद आदमियों का घेरा मेरे पास सिमट गया। गेंदे का फूल कान में खोसे एक बड़ी सुंदर सांवली लड़की सबसे आगे खड़ी थी। वह अपने पास वाली लड़के के कंधे पर हाथ रखकर मुझे देख रही थी। मैंने कहना शुरू किया, दोस्तों, जो बात मैं आपसे कहूँगा उसे मैं ठीक से आपको समझा नहीं सकूँगा। सामने खड़ी सांवली सुंदर लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर बहुत सी लड़कियाँ और आदमी हंसने लगे। मैं कुछ झेप गया। तब भी मैंने कहना शुरू किया, सुबह से आप लोग काम पर निकल जाते हैं, इतनी शाम को लौट रहे हैं, पर आप सबके चेहरे पर कोई थकान नहीं है। कौन सी ताकत आपके पास है जिसे आप काम पूरा करने के बाद मुस्कुराने लगते हैं? बहुत के घर में कंदील और चिमनी के लिए मिट्टी का तेल नहीं होगा, तब आप अंधेरे में रहेंगे। अच्छी ज़िंदगी आप समझते हैं? जो रोज़ी आपको मिलती है, जिस तरह आपका रहना है, वह अच्छी ज़िंदगी नहीं है। आप इस पर सोचिए। मैं छोटा पारा से आया हूँ। वहाँ गुप्ता जी की एक किराने की दुकान है। किसी से भी पूछेंगे उस दुकान का पता आपको मिल जाएगा। वहाँ मिट्टी का तेल 2 रुपये लीटर बिक रहा है, जबकि सरकारी भाव 1 रुपये 30 पैसा है। आप इतने थके हुए होते हैं कि रात में आपको उजाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेट भर कर सोने के लिए खाना बनाने लायक उजाला आपको चाहिए। पढ़े लिखे होते तो अखबार या कहानियाँ आप पढ़ते। इतना महंगा मिट्टी का तेल खरीद कर जितना चावल आप रोज़ खरीदते हैं, उतना चावल आप उस दिन नहीं खरीद पाएंगे। 2-3 वाक्य बोलने के बाद ही मेरा गला सूखने लगा था। मैं अपनी बात का सिलसिला बैठा नहीं पाया था। बोलते हुए मैं बराबर महसूस कर रहा था कि मैं उटपटांग बोलता जा रहा हूँ, लेकिन शुरुआत करके जैसे मैं फंस गया था और हिम्मत से बात ख़त्म करना चाहता था। बात ख़त्म होते ही बस कुछ क्षणों का सन्नाटा रहा। मैंने देखा, गोया बात ख़त्म करने के बाद आँख खोली। भीड़ से आगे तख्ते की दुकान पर दुकानदार कब का आकर खड़ा हो गया था, या मैं देख नहीं पाया। उसने कोई भद्दी मजाक वाली बात कही और इसके साथ ही सब लोग हंसने लगे थे। मैं पुलिया से कूदकर बौखलाया हुआ उन लोगों के बीच से रास्ता बनाता दूर चला आया। पलटकर मैंने देखा, कुछ आदमियों की पीठ में बोरे के थैले लटके हुए थे। उसमें से आरी और बसला कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। ये बड़े ही होंगे। मेरी बात पर उन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बुद्धू बना सा मैं रह गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अंधेरा होने लगा था। मैं रुका था कि देखूं कितने झोपड़ों में डिबरी जलती है। काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद भी 3-4 झोपड़ियों में उजाला हुआ दिखा। थोड़ी देर में वह भी बुझा दिया गया। मिट्टी का तेल खरीदने के लिए बोतल लेकर निकलता कोई नहीं दिखा। तभी किसी औरत की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। साथ साथ एक आदमी चिल्लाता जा रहा था। उस औरत को आदमी पीट रहा होगा। लगा कि अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है। झोपड़ियों के बहुत आगे एक रेलगाड़ी जाती हुई दिखी। डिब्बे की खिड़कियों से उजाला आ रहा था, जो गाड़ी के साथ साथ था और ज़मीन से घिसटता जा रहा था। यदि एक आदमी रात के अंधेरी सड़क से जा रहा हो, तब मन ही मन उसे लगता होगा कि अंधेरे में चलने से कितना खतरा है। बहुत पीछे से आते हुए ट्रक से दूर तक सड़क पर उजाला फैल जाता था। जब उसे लगता होगा कि आता ट्रक हमेशा उसके पीछे रहे। ट्रक
तेज़ी से पास आ जाता है। उजाला तेज होता जाता है और ट्रक के उजाले का फ़ायदा उठाता हुआ आदमी किनारे उतरकर भी अचानक ट्रक से कुचल जाता है। यह संभावना नहीं थी। घर की तरफ लौटते समय सोच रहा था कि क्या मैंने आज छुट्टी के दिन का अच्छा उपयोग किया है। शायद मिट्टी का तेल लोगों के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। मुझे लोगों की सही ज़रूरत को समझना था। बड़े भाई बतलाते थे कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब वे 10-11 साल के थे। रेडियो में खबर आते ही पूरे शहर में अंधेरा कर दिया गया था। घरों की बत्तियां बुझा दी गई थी। कंदील मोमबत्तियों के उजाले में लोग रेडियो सुनते बैठे थे। तब सड़क के किनारे तख्त के ऊपर रख के कंदील के उजाले में बड़े भाई को 1 रुपये का नोट दिखा। आसपास कोई आदमी नहीं था। नोट लेकर वे अम्मा के पास गए। उन्होंने अम्मा को बतलाया था कि सड़क पर नोट मिला है। अम्मा रो रही थी। गांधी जी के मरने से बहुत लोग रो रहे थे। अम्मा ने कहा था कि सुबह 1 रुपये की हरी घास खरीद कर राह चलती गायों के लिए सड़क पर रखवा देंगे। इसके बाद उन्हें पड़ा हुआ 1 पैसा भी कभी नहीं मिला। वे कह नहीं सकते थे कि रुपये का मिलना और गांधी जी की हत्या की घटना उन्हें किस तरह याद थी। 1 रुपये का नोट मिला था इसलिए गांधी जी की हत्या की घटना याद थी, या गांधी जी की हत्या के कारण उन्हें 1 रुपये का मिलना याद था। इस बारे में वे ठीक कुछ नहीं कहते। उन्हें राजनीति से घृणा थी। वे घर की स्थिति सुधारने के लिए वेतन से पूरी तरह निराश हो चुके थे। उनका कहना था कि वेतन से गुजारा करना जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल हो चुकी है। आमदनी का उनके पास दूसरा कोई जरिया नहीं था। दूसरे जरिए के लिए उन्होंने बहुत उठापटक की पर उनसे कुछ करते धरते नहीं बना। अब यदि उन्हें सड़क पर 1 रुपये का नोट मिल जाता तो वे अम्मा से नहीं पूछते। इसे वे अतिरिक्त आमदनी मानकर या तो जमा कर लेते या अपनी समझ से स्वतंत्रतापूर्वक उसे खर्च करते हैं। अम्मा के कहने के बाद भी अब सड़क की गायों के लिए घास डलवाने के बदले उस रुपये से घर के लिए हरी सब्जी लेते हैं। मुझे 1 रुपये का नोट सड़क पर मिलता तो किसी भूखे आदमी को 4 रोटी खरीद कर देता। बड़े भाई और मुझ में यही अंतर था। यह अंतर उम्र के कारण भी हो सकता था। पहले पत्नी रोज गाय को 2 रोटी देती थी। वह पहली सीखी 2 रोटी गाय के लिए निकाल दिया करती थी। फुर्सत से आते में घूमती हुई गाय को बुलाकर रोटियां खिला देती। एक दिन पूरे घर मैंने डॉक्टर की गाय को कागज खाते देखा। उस दिन से मैंने गाय को रोटी देना बंद कर दिया। गाय कागज खा सकती है पर भूखा आदमी कागज नहीं खा सकता। तब भिखारी को रोटी दी जाने लगी। पहले घर में भूले भटके कोई भिखारी आता था। जब रोटी दी जाने लगी तो बहुत से आने लगे, जिससे 1-2 को छोड़कर बाकी सबको भगा दिया जाता। घर का खर्च कम नहीं होता था। फालतू खर्च क्या है जिसमें कटौती की जाए। बाद में भिखमंगे को रोटी देना एक फालतू खर्च समझ में आ गया। तब यह रोटी घर की उपयोग होने लगी। खर्च पूरा न बैठने के कारण दया और उदारता कम हो जाती है। यह बात समझ में जल्दी आती थी। उदारता और दया का सीधा संबंध रुपये से है। सिर पर हाथ फिरा देना न तो उदारता होती है न दया, बस सिर में हाथ फिराना होता है। मिट्टी के तेल के लिए किसी आदमी को छाटने की ज़रूरत नहीं थी। यह आम ज़रूरत की चीज़ थी। फिर भी इसके बिना गरीब से गरीब आदमी का भी काम नहीं अटकता। जिंदा रहने के लिए मिट्टी का तेल ज़रूरी नहीं है, मरने के लिए हो जाता था। महाविद्यालय में जिन्होंने मुझे हिंदी साहित्य पढ़ाया था कुछ दिनों से इस शहर में दिखाई देने लगे थे। यदि वे अभी दिख जाएं तो मैं उनसे ज़रूर पूछता, सर मिट्टी का तेल लेंगे? आखिर मैं उनका विद्यार्थी था। तब वे कहते, नहीं। मैं उनसे प्रार्थना करता, ले लीजिए सर, आजकल मिलता नहीं है। तब वे कहते, मैं मिट्टी का तेल अपने घर पर नहीं रखता। तुमको तो मालूम है कि मेरी पहली बीवी मिट्टी का तेल डालकर जल मरी थी। दूसरी बीवी यह काम करे यह मैं नहीं चाहता। जिन चीज़ों से आत्महत्या की जा सकती है मैं उन चीज़ों को अपने घर में नहीं रखता। दाढ़ी अब नाव की दुकान से बनवाने लगा हूँ। ब्लेड से खतरा था। हंसिया हमारी गृहस्थी में नहीं है। सब्जी काटने की चाकू बहुत भोथरी है, उससे केवल हरी सब्जी कट सकती है। चूल्हे के लिए ज़्यादा लकड़ी इकट्ठा नहीं करता। थोड़ी लकड़ी से खतरा है पर मेरी मजबूरी है।
खाना बनवाना ही पड़ेगा। एक बार टिंचर आयोडीन धोखे से कई दिनों तक घर पर रह गया था। बिजली का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। घर में एक बिजली का आयरन है। घर के पास कुआं और तालाब नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वह चाहकर भी आत्महत्या न कर पाए। पहली बीवी से 2 बच्चे हैं, दूसरी से भी 2 बच्चे हो गए। मेरा घर ऊपर की मंजिल में नहीं है। कूदना भी चाहे तो वह खटिया से कूद सकती है। मैं कहता सर, वह माचिस की एक काड़ी से पूरे घर में आग लगा सकती है, चादर साड़ी में फांसी लगाकर मर सकती है। तब वे दुखी होकर कहते हैं, इतना सब करने के बाद भी वह फांसी लगाकर मर सकती है तो मर जाए, फिर कोई क्या करे। मैं कहता सर, आलपिन से भी खतरा है। वे कहते हैं कांच की बोतल से भी खतरा है। मैं कहता पानी से भरी बाल्टी से भी खतरा है। वे कहते हैं खाली बाल्टी से भी खतरा है। इसके बाद भी वे मिट्टी का तेल लेने के लिए तैयार नहीं होते और जीना मुश्किल हो जाता। वनस्पति शास्त्र के शिक्षक की पत्नी ने भी उसी साल आत्महत्या की। वनस्पति शास्त्र के शिक्षक के चेहरे पर चेचक के बड़े बड़े दाग थे। उनके 2 दांत होठ दबाने के बाद भी बाहर दिखाई देते थे। विद्यार्थियों में अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। कोई विद्यार्थी नकल मारे यह उन्हें पसंद नहीं था। महाविद्यालय के पास ही सरकारी क्वार्टर में रहते थे। एक दिन सुबह विद्यार्थी चाय पीने के लिए छात्रावास से निकलकर होटल की तरफ जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि उस शिक्षक की बीवी साड़ी संभालती रोती चीखती सड़क पर निकल आई। उसके पीछे पीछे वनस्पति शास्त्र के शिक्षक निकले। वह औरत भागकर पड़ोस की रसायन शास्त्र के शिक्षक के घर में घुस गई थी। वनस्पति शास्त्र के शिक्षक को समझाया बुझाया गया। शाम को उनकी औरत कमरे में बंद हो गई और स्टोव का तेल डालकर आग लगा ली। जलते हुए दर्द से चीखते वह कमरे में गोल गोल दौड़ने लगी थी। लोग इकट्ठे हो गए। कुछ विद्यार्थियों ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, कुछ ने रोशनदान से दरवाजे की चिटकनी खोलने की कोशिश की। वह जलकर कमरे में गिर पड़ी। चारों तरफ विद्यार्थियों की भीड़ ज़्यादा थी। रोशनदान से उसके पति, कुछ विद्यार्थी और कुछ लोगों ने उसकी नंगी जांघ से चर्बी पिघलकर जलते टपकते हुए देखा। अर्थशास्त्र के शिक्षक ने कुछ दिनों के बाद उनको समझाया होगा, तुम्हारी पत्नी मर गई, इससे तुम्हें बहुत नुकसान हुआ। स्कूल में मास्टरनी थी, 200 रुपये महीना कमाती थी। घर का खाना, दूसरे काम, बच्चों की देख रेख, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, बहुत से काम करती थी। कोई काम करने वाली औरत होती तो इतने काम को कम से कम 100 रुपये लेती और रद्दी काम करती। ईमानदारी से तुम्हारी गृहस्थी की देख रेख नहीं करती। गंदी होती, उज्जड़ होती, चोर होती। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बिस्तर पर सोती थी, अब तुम्हारे बिस्तर पर कोई नहीं सोएगा। इसके लिए बाज़ार से तुम कितने भी सस्ते से काम चलाओ, आधे घंटे के कम से कम 2 रुपये लग जाएंगे। वह बिस्तर कैसा होगा इसका अंदाज लगा लो। बदनामी का डर रहेगा, नौकरी जाने का भी डर रहेगा। अब तुम हिसाब करके बतलाओ, 1 महीने में तुम्हें कुल कितने रुपए का नुकसान हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। संपत की शादी नहीं हुई थी। वह माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसका बाप बहुत मनहूस माना जाता था। मोहल्ले में यदि किसी की मौत हो जाती तब वह इतना ज़्यादा सक्रिय होता कि क्रियाक्रम की जिम्मेदारी अपने आप उसके हाथ में आ जाती थी। बाप के इस काम से संपत बहुत चिढ़ता था। उसका बाप 5 फीट का भी नहीं होगा। घुटे हुए सिर में लंबी मोटी चोटी होती और माथे पर चंदन की उंगलियों से बनाई गई मोटी लकीरें होती। संपत की माँ की पिटाई बाप बेटे दोनों मिलकर करते थे। बाप नाराज़ होकर पीटने के लिए तैयार होता। यदि उसके पास समय नहीं है, किसी काम में जाना पड़ रहा है, तब वह संपत को उसकी पिटाई करने के लिए कहकर जाता। इस तरह एक साथ 2 काम निपटाता था। संपत की माँ की आदत थी कि आटा कम न पड़ जाए, इस डर से आटा ज़्यादा सान लेती। फिर आटा बचेगा तो मार पड़ेगी, इसलिए ज़्यादा आटे का गोला बनाकर छप्पर के ऊपर या पेटी के पीछे या गंदी साड़ी में छुपा देती थी। जब तक उसकी सास जिंदा रही, जो रोटी उससे नहीं फूलती थी
चूल्हे से निकली गरम गरम उसी रोटी को उसके चेहरे पे फिरा देती थी। इस कारण अभी भी उसका चेहरा खुरदरा और हमेशा सूजा हुआ लगता था। उसके सामने का एक दांत टूटा था। वह दांत संपत के कारण टूटा था। उसका बाप जोर से मारता था पर संभाल कर। अम्मा कहती थी कि संपत की माँ बेचारी है और बाप बेटे दोनों राक्षस हैं। मैं संपत को बहुत समझाया था। वह कहता था कि उसकी यह आदत बचपन से पड़ गई है, वह अपने को रोक नहीं पाता। उसकी माँ के माथे में एक चोट का निशान था। इसके अलावा आँख, नाक, कान पूरे और ठीक जगहों में थे, लेकिन वैसे ही जैसे अलग अलग डर कर किसी जगह छुपने को हो, और तभी किसी जादूगर ने उसे स्थिर कर दिया हो। अगर यह जादू टूट जाएगा तब। अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित नौकर की कमीज पार्ट 8। शेष नेक्स्ट पार्ट में।